नमस्कार। प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश महिला परिवीक्षा के लिए शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की क्लास है, जो आपके आने वाली परीक्षा में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलिए बिना देरी के अभ्यास जारी रखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमने लिया है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। यह किस तरह के लक्षण का प्रतीक है? ऑप्शन ए श्रवणबाधिता, बी शैक्षिक पिछड़ापन, सी शैशव स्वलीनता और डी अधिगम अक्षमता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैशव स्वलीनता। शैशव स्वलीनता में दूसरों के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो कम हो जाती है, प्रतिक्रिया कम हो जाती है, संप्रेषण में कमी हो जाती है, प्रतिक्रिया कम हो जाएगी, संप्रेषण में कमी हो जाएगी और जो बच्चा जो होता है वो एक प्रकार से असामान्य व्यवहार करने लगता है, मतलब जो सहज व्यवहार होता है वो व्यवहार नहीं करता है। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं उसमें शैशव स्वलीनता हो जाती है। कभी कभी यही लक्षण जो होते हैं, एक डिसऑर्डर होता है जिसके बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं, ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म डिसऑर्डर में भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती है, लेकिन यहाँ जो बोला है उसके आधार पर शैशव स्वलीनता है। अगर वो बच्चा असामान्य व्यवहार कर रहा है, प्रतिक्रिया कम दे रहा है, संप्रेषण में उसमें कमी आ रही है, तो ऐसे बच्चे आप जनरली देखते हैं कम सामाजिक संपर्क रखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विकास के निर्धारक तत्व हैं। ऑप्शन ए माता पिता का स्वास्थ्य, बी माता पिता का शैक्षिक स्तर, सी परिवार का सामाजिक संबंध और डी परिपक्वता एवं सीखना। तो विकास के निर्धारक तत्व हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, परिपक्वता एवं सीखना विकास के निर्धारक तत्व होते हैं और विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों पर निर्भर करता है। वृद्धि विकास की भौतिक और मात्रात्मक प्रतिक्रिया है, जबकि अधिगम नई समझ, नया ज्ञान, नए तरीके का व्यवहार कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और वरीयताओं को प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लगभग कितने माह की आयु में बच्चा प्रथम शब्द बोलता है? यह प्रश्न पहले आ चुका है। ऑप्शन ए है 2 से 4 माह, बी 8 से 12 माह, सी 16 से 20 माह और डी है 22 से 26 माह। इसका सही उत्तर 8 से लेकर 12 माह, यानी 8 माह से लेकर लगभग 1 साल की उम्र होते तक बच्चा जो होता है पहला शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है, जैसे माँ, पा, इस तरह के। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? आपको ऑप्शन दिया है, ए गोडार्ड ने, बी फेस्टिंगर ने, सी टी मॉर्गन ने और डी कोटलेविन ने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोटलेविन ने। इन्होंने 1940 के दशक में इस सिद्धांत को विकसित किया था और इन्होंने मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत बताया था। क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है आप देख लेते हैं। यह मानव व्यवहार के वैचारिक मॉडल को संदर्भित करता है, जो व्यक्ति को उसके वातावरण के साथ में उसके संबंध पर जोर देता है। तो क्षेत्रवादी सिद्धांत उसके मानव के वातावरण के साथ में उसके संबंध को बताता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व अनुभव में विभिन्नता, बी लिंग में विभिन्नता, सी रुचियों में विभिन्नता और डी पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो इसका सही उत्तर आप देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लिंग में विभिन्नता जो होता है वो भिन्नता का प्रतीक नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता और पूर्व निर्देशन में विभिन्नता जो होगा वो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए डार्विन, बी हाल है यहाँ पर, और सी जॉन लॉक और डी पावलोव। तो आपको बताना है शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट, यानी आपने कई बार नाम सुना होगा, टेबुला रासा भी इसे कहते हैं। तो टेबुला रासा की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने 17वीं शताब्दी में, जो कि एक अंग्रेजी दार्शनिक थे, इन्होंने मानव समझ पर एक निबंध लिखा था और उस निबंध में शिशुओं के मस्तिष्क को टेबुला रासा, खाली स्लेट या साफ पट के नाम से बुलाया था। उन्होंने यह अवधारणा के साथ में बताने की कोशिश की थी कि बच्चों का जो दिमाग होता है वो खाली स्लेट होता है और उसमें आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, मतलब जिस तरह से उन्हें
अधिगम देना चाहें, जिस तरह से उन्हें सिखाना चाहें, वो आप उस शिशुओं के मस्तिष्क में शिशुओं की उम्र में ही शैशवावस्था के दौरान सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक होती है? ऑप्शन ए, अधिगमकर्ता के लिए त्रुटियां करना एवं लज्जाजनक कार्य है। बी, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। सी, त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। और डी, अधिगमकर्ता को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो आपको बताना है बच्चों के अधिगम में अवरोधक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बच्चों को ये बोल दिया जाए कि त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, तो ये बच्चों के अधिगम में अवरोधक होगा, क्योंकि त्रुटियों के बाद ही बच्चे सीख पाते हैं। इसलिए पहला कथन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, यानी कि अधिगमकर्ता के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। अगर ऐसा मान लिया जाता है तो बच्चों में ये अधिगम में अवरोधक होगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से हैं, तो आपको संबंध बताना है। ऑप्शन ए, अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर। बी, विपरीत। सी, समान। और डी, अलग अलग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होती हैं और अंतर्निर्भर भी होती हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे पर अंतर्निर्भर भी हैं और अंतर संबंधित भी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षपी विधि है। ऑप्शन ए, निर्धारण मापनी। बी, अवलोकन। सी, साक्षात्कार। डी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। व्यक्तित्व मापन के लिए इसमें पूछा है, तो व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षपी विधि कौन सी बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो होता है वे व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षपी विधि के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा जो होते हैं कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, जिसे TAT भी बोलते हैं, और इंक ब्लॉट परीक्षण भी होता है, यह भी व्यक्तित्व मापन में काम आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए, हॉल। बी, पावलोव। सी, स्किनर। और डी, थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्किनर। इन्होंने 1938 में स्किनर के द्वारा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक लॉन्च की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यवहार जीवन काल को बदल देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, व्यवहारवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए, वाटसन। बी, लेमार्क। सी, लेविकन। और डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, वाटसन। व्यवहारवाद के प्रवर्तक के रूप में जॉन बी वाटसन को माना जाता है। वे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यवहारवाद का विकास किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके द्वारा इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। ऑप्शन ए, स्पिनोजा। बी, वाइगोत्स्की। सी, स्किनर। और डी, थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के द्वारा इसके फोल्डिंग की जो संकल्पना है ये दी गई थी। अब ये होती क्या है ये बताते हैं हम। इसके फोल्डिंग जो संकल्पना होती है उसमें बच्चों को किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए या कोई भी कौशल सिखाने के लिए सबसे पहले मदद दी जाती है। जब मदद के द्वारा बच्चा करना सीख जाता है तो धीरे धीरे इस मदद को कम कर दिया जाता है और फिर कंप्लीटली बंद कर दिया जाता है, जिससे छात्र जो होता है स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। तो ये जो अवधारणा है, ये जो संकल्पना है, ये वाइगोत्स्की ने दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, ICDS योजना से कौन लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन ए, गर्भवती माता। बी, स्तनपान कराने वाली माता। सी, किशोरी। और डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे ICDS योजना बोला है, इसके बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं। ICDS योजना का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी एकीकृत बाल विकास योजना। इससे किस किस को लाभ मिलता है आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी गर्भवती माता, स्तनपान कराने वाली माता, किशोरियों, इन सभी को एकीकृत बाल विकास योजना से लाभ मिलता है। आपको बताना चाहेंगे यह योजना 1975 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी और 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं, 15 से लेकर 44 वर्ष तक की
आयु की जो महिलाएं होती हैं, यानी किशोर अवस्था से लेकर 44 वर्ष तक की जो महिलाएं होती हैं, इनको इसका लाभ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? तो मानसिक मंद बालक में क्या नहीं होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए शीघ्र भूलना, बी धीमी गति से सीखना, सी अनुकरण से सीखना और डी सामान्यीकरण की क्षमता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्यीकरण की क्षमता मानसिक मंद बालक में नहीं होती है, बल्कि वे जल्दी भूल जाते हैं, धीमी गति से सीखते हैं और किसी भी चीज़ को अनुकरण से सीखते हैं, मतलब देख करके, नकल करके सीखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संयोजनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए टॉलमैन, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक और डी पावलोव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। संयोजनवाद का सिद्धांत बताता है कि सीखना और विचारों, सिद्धांतों और सामान्य जानकारी को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। मतलब कोई भी चीज़ सीखना, ये विचार और सिद्धांत को आपस में जोड़ने की प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए जैव अजैव, बी परिवार, सी पशु, डी वंशानुक्रम। इसका सही उत्तर आप खुद दे सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैव अजैव जो होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है, किस समय अवधि तक प्लेसेंटा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है? ऑप्शन ए 8 से 10 सप्ताह, बी 18 से 20 सप्ताह, सी 15 से 17 सप्ताह और डी 12 से 14 सप्ताह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 से 14 सप्ताह के दौरान प्लेसेंटा बनकर तैयार हो जाता है। प्लेसेंटा एक अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बनता है और ये गर्भनाल के जरिए माता और बच्चे दोनों से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा के जरिए ही बच्चा ऑक्सीजन और दूसरे अन्य पोषक तत्व लेता है और साथ ही अपना अपशिष्ट जो होता है वो बाहर निकालता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो विद्वान वाइगोत्स्की के बारे में बात की है, जो बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दे रहे हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है सामाजिक, बी आनुवंशिक, सी नैतिक और डी शारीरिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाइगोत्स्की सामाजिक रूप से बच्चों को सिखाने की या बच्चों में सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? आपको ऑप्शन दिया है, ए अनुक्रम, बी दर, सी रूप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में उसकी दर शामिल होती है, मतलब किस रेट से विकास हो रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जन्म से कितने घंटों के अंदर शिशु को स्तनपान करा देना चाहिए? ऑप्शन ए 2 घंटे, बी 60 मिनट, सी 3 घंटे, डी 4 घंटे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 मिनट, यानी 1 घंटे के भीतर ही, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके 1 घंटे के भीतर ही शिशु को स्तनपान कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है? ऑप्शन ए सोनेल, बी बर्टन हॉल, सी गाल्टन और डी सिरिल बर्ट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिरिल बर्ट। इन्होंने पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है। इनके अनुसार जो 85 या उससे कम जो शैक्षिक लब्धि वाले बालक होते हैं उन्हें पिछड़ा माना जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए हॉल, बी पावलोव, सी वाटसन, डी गैसेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैसेल। जबकि हॉल, पावलोव और वाटसन जो है वो बाल विकास के सिद्धांत में उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंध है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य विद्वान हैं जिसमें E.L. थॉर्नडाइक भी शामिल होते हैं, स्कॉलर और बंडूरा भी शामिल होते हैं। ये सभी भी उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे, थॉर्नडाइक के तत्परता नियम को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्सुकता व इच्छा शक्ति का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी मनोवृत्ति का नियम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
थार्नडाइक के तत्परता के नियम को उत्सुकता व इच्छा शक्ति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा। जो थार्नडाइक है उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण नियम और भी दिए थे, जैसे प्रभाव का नियम दिया था, तत्परता का नियम दिया था, अभ्यास का नियम दिया था, है ना। तत्परता के अलावा इन्होंने अभ्यास का नियम भी दिया था और प्रभाव का नियम भी दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्ण गर्भकाल का समय कितना होता है? ऑप्शन ए 40 सप्ताह, बी 37 सप्ताह, सी 42 सप्ताह, डी 44 सप्ताह। सही उत्तर आप जानते हैं, इसका उत्तर देने की कोशिश करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है 40 सप्ताह। पूर्ण गर्भकाल का जो समय होता है वो 40 सप्ताह का होता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है, इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। ऑप्शन ए 3 पाउंड, बी 5 पाउंड, सी 7 पाउंड और डी 11 पाउंड। यहाँ पे उत्तर पाउंड में दिया है, इसलिए मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 पाउंड। यानी नवजात शिशु का भार 7 पाउंड के लगभग होता है। अगर नवजात शिशु के सामान्य भार की बात करें, यानी एक स्वस्थ शिशु की बात करें, तो 2.5 kg से लेकर के 4 kg, मतलब 2.5 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम के बीच में अगर बच्चे का भार है तो वो एक स्वस्थ शिशु होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? ऑप्शन ए आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, बी आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी आरंभिक किशोर अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, ये जो इसकी व्याख्या जो की थी वो विद्वान थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बताया था कि आरंभिक गामक अवस्था के दौरान जो बच्चे के दिमाग में चल रहा है, मतलब बच्चों के सामने जो है वो ही बच्चा याद रखता है। अगर कोई भी चीज़ बच्चे के सामने से दूर हट जाती है तो फिर वो उसे याद नहीं रख पाता। और ये जो सिद्धांत है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी गामक अवस्था के नाम से दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता, बी अभ्यास, सी खेल, डी प्रभाव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खेल जो होता है वो सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव ये जो होते हैं ये तीनों ही सीखने के नियम से सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखेंगे। पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक है। ऑप्शन ए घंटी, बी भोजन, सी लार, डी कुत्ता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोजन। पावलोव के प्रयोग में जब कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है तो वो लार गिराना प्रारंभ कर देता है, यानी जो भोजन होता है वो एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है कुत्ते के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में जीवन क्षेत्र में कितने प्रकार के वैलेंस का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, बी 1 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी 4 प्रकार के। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 प्रकार के। वैलेंस का अर्थ यहाँ पे देख लेते हैं। वैलेंस किसी वस्तु या स्थिति के प्रति व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है, जो कि पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है, नकारात्मक। तो ये 2 प्रकार ही बताएं कि जो प्रतिक्रिया है या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, और यही लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में वैलेंस का अर्थ होता है। और ये व्यक्ति के जीवन स्थान मतलब जीवन क्षेत्र में जब तक वो जीता है उसके व्यवहार को प्रभावित करते रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी वृद्धावस्था, सी किशोर अवस्था, डी शैशवावस्था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल्यावस्था के दौरान जो होता है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। बाल्यावस्था में बच्चे दूसरों से तुलना करना प्रारंभ कर देते हैं और इसी तुलना के दौरान वे अपनी उपलब्धियों के ऊपर गर्व करते हैं, और अगर असफलता उन्हें मिलती है तो उसमें वो शर्म को अनुभव करते हैं। तो इस तरह से शर्म और गर्व के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। किशोर अवस्था के बारे में क्या आप बता पाएंगे? किशोर अवस्था में क्या होता है? किशोर अवस्था में जो इस तरह शर्म गर्व वाली जो भावनाएं होती हैं
गुस्सा, खुशी, डर और बहुत सारी भावनाएं होती हैं। तो समस्त भावनाएं जो होती हैं और जटिल हो जाती हैं और इस दौरान वो अपनी पहचान को उजागर करना चाहते हैं, वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और स्वतंत्रता चाहते हैं। माता पिता और शिक्षकों से वो स्वतंत्रता चाहते हैं और एक स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। शैशवावस्था की बात कर लेते हैं। शैशवावस्था में बच्चे बुनियादी भावनाओं को अनुभव करना शुरू करते हैं और इन्हें इस दौरान जो होती खुशी का अनुभव होता है। गुस्सा करना सीख जाते हैं बच्चे इस दौरान खुशी और गुस्सा करना सीख जाते हैं, साथ में कभी कभी वो डरना भी सीख जाते हैं। तो इस तरह के जो अनुभव होते हैं वो अनुभव जो होते हैं शैशव अवस्था के दौरान उनमें प्रबल होने लगते हैं। बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना आ जाती है। किशोर अवस्था में पहचान और स्वतंत्रता ज़्यादा प्रबल होती है। तो बच्चों, ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न के लिए आप लगातार जुड़े रहें और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल के साथ में करें। धन्यवाद। जय हिंद।